हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन के बारे में बताऊंगी। ये सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए है CC 11 पेपर। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के निम्नलिखित साधन है, जिसमें पहला पॉइंट है क्षतिपूर्ति, मतलब जो हानि हुआ उसका पूर्ति करना है ना, उसको पूरा करना फिर से। तो क्षतिपूर्ति या मुआवजे, ठीक है, की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे ले लिया गया हो, मतलब हम लोग उस राज्य से जितना लिए हैं उसको उतना वापस दे देना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्य भारिता बने रहे। तो युद्ध के बाद शांति संधियों में इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान प्रदान होता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जब युद्ध हुआ तो उसमें शांति अगर स्थापित करना हो, संधियाँ हो, तो इसके लिए यही मतलब इसी को आधार माना है ना। आधार के अनुसार मतलब राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान प्रदान किया और सीमाओं में चेंज किया, और राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्व बनी रही है ना। ऐसे करने से राज्यों की जो तुलनात्मक शक्ति है वो वैसे के वैसे ही बने रहेगी। इतिहास में पोलैंड का 3 बार विभाजन किया गया है ना। तो इतिहास में हम लोग देखेंगे अगर पलट के, तो पोलैंड में 3 बार विभाजन हुआ इस तरह का। तो उसमें 1772 में, 1793 में और फिर 1795 में। तो तीनों बार उसका जो बंटवारा हुआ इसी आधार पर, तो इसी प्रकार किया गया कि शक्ति जो है कायम रहे। ठीक है, तो वो भागों का विवरण है ना करते समय केवल क्षेत्रफल का ही ध्यान नहीं रखा गया। जो भूमि का जो वितरण हो रहा था उसका मतलब उसका वितरण करते समय, उसको बांटने के समय केवल क्षेत्रफल का ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उनकी जो उर्वरकता है, औद्योगिक क्षमता है और साधनों की प्रचुरता, उस पर भी ध्यान देकर भूभाग का वितरण किया गया। सेकेंड पॉइंट है गठबंधन। तो गठबंधनों को शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। तो इस संबंध में मोर्गनथाउ अपने विचार देते हैं कि गठबंधन जो है बहुसंख्यक अवस्था के अंदर कार्यान्वित होने वाली शक्ति संतुलन का एक आवश्यक कार्य है। तो गठबंधन के द्वारा क्या होता है कि राज्यों का जो संगठन है ऐसे सैनिक सुरक्षा समझौता या संधियां करता है जिनका उद्देश्य विरोधी राष्ट्रों की तुलना में अपनी शक्ति बढ़ाना होता है। तीसरा है हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप जो है वह स्थिति है जिसमें किसी राज्य या राज्यों के आंतरिक मामलों में तानाशाही दखल अंदाजी करता है, ताकि कोई विशेष वंचित स्थिति बनाए रखी जा सके या उनमें परिवर्तन किया जा सके। आगे है हस्तक्षेप में किसी विशिष्ट परिस्थिति में जानबूझकर, है ना, हस्तक्षेप में किसी विशिष्ट परिस्थिति में जानबूझकर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी होती है जो दूसरे प्रतियोगी या विरोधी के लिए लाभकारी सिद्ध हो, और ये दोनों ही शक्ति संतुलन को बनाए रखने के साधन है ना। नेक्स्ट है फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ये भी शक्ति संतुलन का एक साधन है। तो ये शत्रु को कमज़ोर करने वाला सबसे पुराना तरीका कहेंगे हम लोग, इसको नीति बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मध्यवर्ती राज्य। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का 5वां तरीका जो है मध्यवर्ती राज्य। तो मध्यवर्ती राज्य एक ऐसे तटस्थ बफर राज्य स्थापित किया जाए जो कमज़ोर हो और दो बड़े गैर मित्र देशों के बीच में स्थित हो, है ना। मतलब कमज़ोर हो, दुर्बल हो, और दो जो बड़े गैर मित्र है ना, जो मतलब मित्र नहीं है, दो बड़े बड़े राज्य मित्र नहीं है, उन देशों में स्थित हो। तो ऐसा मध्यवर्ती राज्य का काम है कि दोनों जो बड़े अमित्र राष्ट्र है उनको अलग अलग करके रखना। अलग अलग करके रखने का मकसद है कि उनमें युद्ध छेड़ने की गुंजाइश कम होना, है ना, कम करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गया और उनके बीच शक्ति स्थापित
शक्ति स्थापित करने के लिए मध्यवर्ती राज्य के अस्तित्व का महत्व भी बढ़ गया था, जो अवरोधक का काम करता है। उदाहरण स्वरूप में देखें तो हम लोग चीन का नेपाल तथा भारत के बीच स्थित होना या मध्यवर्ती राज्य की भूमिका निभाना। नेक्स्ट है शास्त्रीकरण और निशास्त्रीकरण, है ना। तो विश्व में शक्ति संबंध बनाए रखने के लिए साधन के रूप में सैनिक शास्त्रीकरण को बहुत महत्व देते हैं। किसी भी संभावित आक्रमण या शत्रु को दूर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान का अगर हम बात करें तो वर्तमान में शास्त्रीकरण की दौड़ ने आज बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति खतरा बढ़ गया है। तो इसके परिणाम स्वरूप हुआ है कि आजकल शास्त्रीकरण के विपरीत निशास्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आदर्श साधन समझे जाते हैं। आगे है शक्ति संतुलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसके तर्क में हम लोग इसके गुण को देख सकते हैं कि गुण के रूप में इसका निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। इसमें पहला बोला जाता है कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का स्रोत होती है। दूसरा, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के अनुकूल या अनुरूप है। तीसरा, इसमें राज्यों की बहुसंख्या सुनिश्चित रहती है। फोर्थ है, छोटे राज्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है, यह युद्ध को बढ़ावा नहीं देती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह शांति का स्रोत होता है। अब इसका हम लोग अवगुण देखेंगे या विपक्ष, है ना, विपक्ष में तर्क। तो शक्ति संतुलन कभी भी शांति को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। दूसरा, यह युद्ध के संभावनाओं में भी वृद्धि करता है। तीसरा, इसमें गुटबंदी की स्वतंत्रता मिलती है। फोर्थ, शक्ति संतुलन का विचार एक यांत्रिक धारणा है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत अब अधिक प्रचलित सिद्धांत नहीं है। तो ऊपर लिखित जो तर्कों के आधार पर शक्ति संतुलन के आलोचक इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार करती है, लेकिन ठोस आधार वाली इन आलोचनाओं ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत से राष्ट्रों की नीतियों का मुख्य निर्देशक सिद्धांत रहा है।